हेलो गाइस, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक जो है वो संविधान की प्रस्तावना। ये हमारा टॉपिक है जो हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन इसमें अभी कुछ हम जो वर्ड्स हैं संविधान की प्रस्तावना में, जो शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के बारे में हम जानते हैं, जिनसे हमें संविधान की एक विशेषता या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक फीचर्स के बारे में हमें पता चलता है कि भारत का संविधान वो किस प्रकार का है। और ये जो शब्द हैं जो आपको पिछली क्लास में बताए थे, तो उन शब्दों को या फिर उनके बारे में जानने के लिए आज हम जो क्लास है हमारी वो उस पर होने वाली है। जैसे कि हमारे जो वर्ड्स हैं, आज हम सिर्फ दो वर्ड्स के बारे में जानेंगे, संप्रभुता और समाजवाद। ठीक है, तो आज हम सॉवरेनिटी और सोशलिज्म के बारे में जानेंगे, जो भारतीय संविधान की विशेषता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्ड दिए हैं, शब्द दिए हैं, जिसमें पहला वर्ड संप्रभुता है, सॉवरेनिटी, और दूसरा है समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। तो आज हम इन दोनों वर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो इसी तरह से प्रस्तावना में दिए गए सभी शब्दों को हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे प्री में और मेंस में, यूपीएससी में और अदर किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार यूपीएससी प्री में, मेंस में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और इसके बारे में, प्रस्तावना को पढ़ने के लिए पिछले हमारे लेक्चर्स को देखिए, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उस पर जाके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए, तो पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रस्तावना से ही संबंधित है। प्रस्तावना, प्रेम्बल। तो इसी को हम अच्छे से समझेंगे। और इसमें जो हमारी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में पहला शब्द है हमारा संप्रभुता। सोवरेनिटी, संप्रभुता आज हमारा पहला वर्ड है, पहला शब्द है, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो संप्रभुता क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा, संप्रभुता का मतलब क्या है। देखिए, संप्रभुता का मतलब होता है खुद पे डिपेंडेंट होना, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, तो एक तरीके से संप्रभु भारत के बारे में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु देश है, या संप्रभुता भारत में है। तो संप्रभुता का मतलब अब इससे क्या निकाल सकते हैं, तो इसमें देखिए, भारत जो है या फिर किसी को भी अपने निश्चय यानी कि अपने डिसीजंस खुद लेने की जो क्षमता है, उसे हम संप्रभुता कहते हैं। जैसे भारत के बारे में अगर बात करें, तो भारत अपने आंतरिक या बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में जो भी डिसीजन लेता है वो खुद ले सकता है। तो इसलिए भारत एक संप्रभु देश है, तो जिसको हम एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। चलिए, तो संप्रभुता की बात अगर हम करें, तो हम जानते हैं कि भारत एक संप्रभु देश है, यानी कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। तो भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब क्या है, तो भारत एक संप्रभु होने का मतलब क्या है कि भारत किसी पे भी निर्भर नहीं है, किसी दूसरी शक्ति। अब यहां शक्ति यानी कि पावर से मतलब है यहां पे अदर कंट्री पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो किसी अदर कंट्री पर निर्भर नहीं है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है अपने फैसले लेने के लिए। ठीक है, अपने फैसले लेने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें 1947 से पहले, 1947 से पहले, तो 1947 से पहले भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था। ठीक है, तो भारत जो था उसको अपने फैसले लेने का अधिकार स्वयं को नहीं था। भारत के फैसले लेने का अधिकार जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को था, ब्रिटिश रूल था भारत में। लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो भारत ने अपने आप को एक संप्रभु देश के रूप में लागू किया। ठीक है,
चलिए, तो भारत एक संप्रभु देश कब बना? 1947 में भारत को संप्रभुता मिली। ठीक है, अब संप्रभुता मिलने के बाद भारत, अब वर्तमान कंडीशन अगर भारत की देखें तो भारत अपने डिसीजंस, अपने किसी भी प्रकार के जो डिसीजन है वो खुद ले सकता है, किसी दूसरे देश पे निर्भर नहीं है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, भारत का कॉमनवेल्थ में शामिल होना, कॉमनवेल्थ में शामिल होना यानी कि राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल में या कॉमनवेल्थ में भारत का शामिल होना वो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो जैसा कि कॉमनवेल्थ जो है वो कॉमनवेल्थ बनाया गया एक ब्रिटेन के द्वारा ही बनाई गई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या एक ऐसा संगठन है जिसमें ब्रिटेन के उपनिवेश रहे सभी देश उसमें शामिल होते हैं और एक मंच पर इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब कॉमनवेल्थ में ऐसा किसी को फोर्स नहीं था कि कोई उसको ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कंट्री, कोई भी देश उसको ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसा ही भारत ने, जब भारत एक संप्रभु देश बना 1947 में, तो उसके बाद आप देखेंगे कि 1949 में भारत ने कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। अब भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की है, लेकिन राष्ट्रमंडल का जो अध्यक्ष है वो ब्रिटेन को ही माना जाता है। तो क्या भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने से भारत की संप्रभुता पर कोई सवाल उठता है या क्या भारत की संप्रभुता में किसी प्रकार की कोई कमी आती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत को अपने निश्चय, अपने डिसीजन लेने का अभी भी खुद का राइट है। खुद भारत एक संप्रभु है और भारत कॉमनवेल्थ में होने के बावजूद भी उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। भारत जब चाहे वो भारत कॉमनवेल्थ से बाहर भी हो सकता है और उसमें शामिल भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे भारत की संप्रभुता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल है भारत का यूएनओ में शामिल होना। तो भारत जो है वो यूएनओ में भी शामिल हुआ है, लेकिन यूएनओ का एक परमानेंट सदस्य, एक स्थायी सदस्य अभी तक नहीं बन पाया है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि भारत जो है काफ़ी प्रयास कर रहा है भारत का एक सदस्य परमानेंट या स्थायी सदस्य बनने के लिए, लेकिन अभी तक भारत को एक सदस्यता, परमानेंट या स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। जबकि उसमें ब्रिटेन जो है वो एक स्थायी सदस्य के तौर पे है, जो कि 5 देश वहाँ पे स्थायी सदस्य के तौर पे हैं। तो उन 5 देशों के अधीन में ही या एक तरह से उनके अंडर में ही, क्योंकि उनको वीटो पावर है, तो उनके अंडर में ही सभी यूएन देशों को उनकी सहमति के अनुसार ही चलना होता है। लेकिन अब भारत भी यूएनओ में है, तो भारत अपने किसी भी प्रकार के आंतरिक और बाहरी जो मुद्दे हैं उनको लेके जो फैसला लेगा, तो क्या उसमें यूएनओ का कोई इंटरफेयर होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यूएनओ का कोई इंटरफेयर नहीं है। भारत यूएनओ का सदस्य है, लेकिन फिर भी भारत अपने फैसले लेने के लिए या कोई भी देश अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। तो भारत भी इसी तरह से यूएनओ में शामिल होने के बावजूद भी अपने फैसले किसी भी प्रकार के आंतरिक मुद्दे से या अपने मुद्दे से वो स्वतंत्र है। ठीक है, अब जैसा कि हम बात करें, यूएनओ हो गया, राष्ट्रमंडल हो गया, भारत संप्रभु होने के नाते और क्या कर सकता है? तो भारत को संप्रभु होने के नाते भारत किसी अधिग्रहित भूमि को, मान लीजिए किसी देश को या किसी ऐसे क्षेत्र को जो विवादित है, उसको भारत अगर मान लीजिए अपने कब्जे में ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम जम्मू कश्मीर के एग्जाम्पल को लेके चलते हैं कि जैसा कि पाकिस्तान डिमांड रखता है जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन भारत में अभी जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा थी उसको हटा दिया गया है और उसे भारत में पूरी तरह से शामिल कर लिया गया है। लेकिन अब अगर भारत चाहे तो भारत उसको एक तरह से, वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र विवादित क्षेत्र था, ठीक है, लेकिन उस क्षेत्र को लेके अगर भारत चाहे तो भारत को इतना एक संप्रभु बनाया गया है, भारत के अंदर ये खुद का निश्चय लेने की एक कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान के फेवर में अगर वो चाहे कि पाकिस्तान का फेवर करना है या पाकिस्तान के पक्ष में किसी प्रकार का निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर से अपना दावा
छोड़ भी सकता है, या फिर किसी ऐसे क्षेत्र को जिसे अधिग्रहित करना चाहे, जिसको अपने देश में अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहे तो उसको भी शामिल कर सकता है। मीन्स भारत को दोनों तरीके के अधिकार हैं, वो अपने किसी क्षेत्र को चाहे तो इट मीन्स अपना क्षेत्र मतलब कोई अधिग्रहित क्षेत्र की यहाँ पे बात हो रही है, ना कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ उस समय जो भारत में शामिल क्षेत्र थे उनमें से किसी भी क्षेत्र को भारत में किसी भी संविधान में या फिर सुप्रीम कोर्ट या किसी के थ्रू भी कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र को देने का कोई ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं रखा गया है। ठीक है, जो कि भारत की एक संघ प्रवृत्ति को या फिर यूनियन कंडीशन को दिखाता है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स को। ठीक है, तो भारत का एक समझौता या फिर एक इस तरह का निश्चय करना कि अधिग्रहित क्षेत्र को, जो कैप्चर्ड एरिया है, उस एरिया को किस देश को देगा किसी के फेवर में होके या फिर किसी को नहीं देना है, तो इस तरह के फैसले करना भी वो भारत के अपने निर्णय पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो भी भारत की एक क्या है, संप्रभुता है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हम जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीओके का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे नेपाल है, तो नेपाल के साथ अभी हमारा एक सीमा विवाद चल रहा है जिसको काला पानी विवाद के नाम से जाना जाता है। काला पानी और लिपुलेख। तो काला पानी और लिपुलेख विवाद जो है, तो काला पानी का जो क्षेत्र है, काला पानी और लिपुलेख क्षेत्र जो है, तो वो क्षेत्र भी भारत और नेपाल के बीच एक विवादित क्षेत्र इस समय बना हुआ है। लेकिन भारत अगर उस पर चाहे तो एक संधि, जो सुगोली की संधि जो नेपाल के साथ हमारी चल रही है, तो उस संधि में कुछ बदलाव करते हुए तो भारत अगर नेपाल के साथ संबंध अच्छे बनाना रखना चाहता है या फिर उसको कुछ फेवर करना चाहता है अपनी तरफ से, उसके पक्ष में निर्णय लेता है, तो भारत इस क्षेत्र से अपना दावा छोड़ सकता है। तो ये भी भारत की अपनी एक संप्रभुता है। ठीक है, या फिर किसी ऐसे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल करने के लिए भी भारत जो है वो संप्रभु है या स्वतंत्र है पूरी तरह से, कोई भी बाह्य हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर। तो ये जो है ये हमारा एक संप्रभुता या संप्रभु होने की कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये हमारा संप्रभुता है। अब इसमें और क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो ये एक हमारा सीमा को या किसी क्षेत्र को लेके बात हो गई। अब जैसे भारत है, तो भारत कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखेंगे कि विश्व के कुछ संगठन हैं, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें भारत अपनी मर्जी से सहयोग करता है या फिर उनके में पार्टिसिपेट करता है, उनका सदस्य बन सकता है या उनकी सदस्यता छोड़ सकता है। तो जैसे ब्रिक्स, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे कि ब्रिक्स है, बिमस्टेक, SCO। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आसियान। ठीक है, तो ब्रिक्स, बिमस्टेक, SCO, आसियान, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, इनमें भारत की जो भूमिका है वो भारत की भूमिका अपने खुद के डिसीजंस पे है। ब्रिक्स में भारत अगर चाहे तो वो भारत से उससे बाहर भी हो सकता है, उसमें शामिल भी हो सकता है, और वहां पे जो भी फैसले होंगे, किस तरह के फैसले हमें लेने हैं, किसी देश के साथ हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसा रखना है, पड़ोसी देशों के साथ कैसे रखने हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेके भी या फिर हमें अपने देश में राज्य जो हैं, राज्यों के साथ किस तरह के संबंध रखने हैं, एक कैसी हमें शासन व्यवस्था जो हमारी गवर्नेंस है या हमारी जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनली मैटर्स की अगर हम बात करें तो राज्यों के बीच में किस तरह का बंटवारा होगा, शक्ति का या फिर बजट का, या इस तरह से जो भी चीजें हैं, तो हम पूरी तरह से भारत इसको इन फैसलों को लेने के लिए संप्रभु माना जाता है। तो ये भारत की एक संप्रभुता को दर्शाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, संप्रभुता के बारे में, सॉवरेनिटी क्या है, संप्रभुता क्या है, तो वो चीज आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इसमें ये चीजें जो हैं ये फॉर एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए अच्छे से इन चीजों को समझने की। तो अब यहाँ पे आई होप कि इसमें अगर संप्रभुता से रिलेटेड 100-150 वर्ड्स में आपके लिखने के लिए कुछ क्वेश्चंस बनता है तो आप उसमें इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आप जो है चीज़ों को समझें और एलेबोरेट करने की क्षमता या फिर
एक एक्सप्लेन करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो। ठीक है, चलिए, तो संप्रभुता से रिलेटेड अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक संप्रभुता होती क्या है, जो कि भारत के संविधान की एक विशेषता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब एक वर्ड हम और करेंगे अभी। ठीक है, तो संप्रभुता हमारा हो चुका है। अब एक शब्द के बारे में आज हम और जानेंगे, उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगला जो हमारा शब्द है वो है समाजवाद। ठीक है, तो अब हम देखते हैं समाजवाद के बारे में। वो है समाजवाद। सोशलिज्म, समाजवाद या सोशलिज्म। तो अगर हम समाजवाद की बात करें तो भारत की जो प्रस्तावना है, भारत की प्रस्तावना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिएम्बल है, उस प्रस्तावना में इसमें समाजवाद जो शब्द है उसको जोड़ा गया है। कब? 42 में 42nd अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंडर। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो संशोधन किया गया, उस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, सोशलिज्म वर्ड जो है उसको जोड़ दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें, क्या हमारे संविधान में 1976 से पहले, 42 में संविधान संशोधन से पहले कुछ समाजवादी लक्षण मौजूद थे या फिर नहीं? ठीक है, तो अगर बात करें कि भारत के संविधान में क्या 42 में संविधान संशोधन से पहले समाजवादी लक्षण थे, तो आपका डिसीजन क्या है या आपको क्या लगता है, ऐसा था या नहीं था? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि 42 में संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो इससे पहले भारत के संविधान की जो स्थिति थी या नेचर था, उसमें कहीं आपको समाजवाद के लक्षण दिखाई देते हैं? और अगर दिखाई देते हैं तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप बताइए कि भारत के संविधान में उसके एग्जाम्पल्स कहाँ थे। ठीक है, चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए, समाजवादी शब्द की हम बात करेंगे बाद में, पहले हम समझ लेते हैं कि समाजवाद होता क्या है। देखिए, समाजवाद जो है, दो तरह का समाजवाद होता है। ठीक है, एक समाजवाद होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और दूसरा होता है साम्यवादी समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद या फिर कम्युनिस्ट सोशलिज्म। ठीक है, तो इसमें हम समझें तो फॉर एग्जाम्पल, साम्यवादी समाजवाद जो है, साम्यवादी समाजवाद का मतलब होता है कि जहां देश की सभी वस्तुओं तथा बाजारों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण हो, पूर्ण सरकारी नियंत्रण हो। ठीक है, मतलब जो देश है, उस देश की पूरी प्रॉपर्टी या सब कुछ जो भी है वहां पे वस्तुओं में या मार्केट्स में पूरी तरह से जो अधिकार है डिसीजन लेने का, एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पे प्राइवेटाइजेशन जो है, मतलब प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट जो भी ग्रुप हैं, उनका किसी भी तरह का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके के समाजवाद को हम बोलते हैं
साम्यवादी या कम्युनिस्ट सोशलिज्म। ठीक है, इसमें जो है समाजवाद का मतलब है कि सोशल वर्क किए जाते हैं या फिर पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ वर्क्स किए जाते हैं जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं और गवर्नमेंट सरकार उसमें पूरा हस्तक्षेप करती है। प्राइवेट कंपनीज का या प्राइवेट लोगों का किसी भी तरह का कोई संगठन या कोई पार्टिसिपेट इसमें नहीं होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं साम्यवादी समाजवाद। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो ऐसा समाजवाद कहाँ मिलता है? चाइना में। तो जैसे हम देखते हैं चीन के अंदर, तो चाइना में जो समाजवाद है वहाँ पे सोशलिस्ट उसको थॉट को अपनाया गया है, लेकिन वहाँ पे कम्युनिस्ट सोशलिस्ट है। ठीक है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, साम्यवादी समाजवाद है, अर्थात वहाँ पे सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, कंप्लीटली पूरी तरीके से सरकार ही सब कुछ वहाँ पे डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये हो गया चाइना में। तो ये एक समाजवाद। दूसरा समाजवाद जो है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। अब इस लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब है कि यहाँ पे मिश्रित समाजवाद यानी कि मिक्स्ड सोशलिज्म को अपनाया गया है। मिक्स्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ एरिया जो है वो गवर्नमेंटेड होता है यानी कि सरकारी, और प्लस एक सरकारी भी है और प्राइवेट भी है, निजी। तो इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरीके का समाजवाद माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट लोगों को भी या प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर को भी मान्यता दी जाती है, और कुछ क्षेत्र में गवर्नमेंटेड या सरकारी क्षेत्रों को मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो इसमें दोनों तरीके के समाजवाद को हम फॉलो करते हैं, मतलब इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद इसको कहा जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इस समाज के अंतर्गत जो पब्लिक वेलफेयर है, लोगों के लिए जो काम किया जाता है या पब्लिक को डेवलप करने के लिए जो काम किया जाता है वो करता है सरकार के अंडर में। ठीक है, तो ऐसा समाजवाद जो सरकारी हस्तक्षेप के थ्रू होता है वो पब्लिक के वेलफेयर में या लोक कल्याण के कार्यों में होता है, जैसे दवाइयों का वितरण करना या फिर हेल्थ, स्वास्थ्य, मेडिकल सुविधाएं, इस तरह की कुछ सुविधाएं वगैरह जो भी होती हैं वो सब चीजें सरकारी उसमें आ जाती हैं। ठीक है, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए पब्लिक को प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, और क्या है इसमें? और इसमें सरकारी में जैसे नौकरियां यानी कि गरीबी को दूर करना, गरीबी उन्मूलन करना, बेरोजगारी को समाप्त करना, ठीक है, रोजगार देना, और दवाइयां, स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन, तो इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो हमारी सरकार जो है या फिर एक तरह से जो गवर्नमेंटेड सोशलिज्म है, ठीक है, सरकारी समाजवाद, वो एक तरह से वो ये सारी सुविधाएं पब्लिक के वेलफेयर के लिए किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उसमें जो कुछ चीजों की जरूरत है उसमें प्राइवेट क्षेत्रों को भी हमने शामिल किया है। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स यानी कि इन दोनों के मिश्रित रूप को कहा जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, अब इस लोकतांत्रिक समाजवाद में दो तरीके की थॉट आ जाती हैं। भारत में जो समाजवाद है उस भारत का समाजवाद दो थॉट से मिलकर बना हुआ है, एक मार्क्सवादी समाजवाद और दूसरा है गांधीवादी समाजवाद। ठीक है, मार्क्सिज्म सोशलिज्म एंड गांधीज्म सोशलिज्म। ठीक है, तो मार्क्सवादी समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद, तो दोनों तरीके के समाजवाद को इसमें फॉलो किया गया है। और मार्क्सवादी समाजवाद जो है उसका जो रोल है, उसका जो पार्टिसिपेट है वो थोड़ा कम है, लेकिन गांधीवादी समाजवाद की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा है। भारतीय संविधान का झुकाव जो है वो गांधीवादी समाज की तरफ ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में समाजवाद की व्यवस्था को लागू किया गया है। भारत में समाजवाद का काफी बड़ा पार्ट रहा है। ठीक है, 1991 1991 तक। ठीक है,
और 1991 के बाद कुछ बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो हमारा गांधीवादी समाजवाद है उसकी तरफ से थोड़ा सा जो झुकाव है वो हमारा मार्क्सवादी समाजवाद की तरफ, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो हमारा झुकाव देखा गया है। ठीक है, तो अब हम उसको देखते हैं कि 1991 में 1991 में ऐसा क्या हुआ था कि जो भारत में जो समाजवाद था उसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की झुकाव से थोड़ा सा टर्न कर गया किधर, मार्क्सवादी यानी कि मार्क्सिज्म सोशलिज्म की तरफ। तो वो ऐसा इंसिडेंट क्या था 1991 में। तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। ठीक है, और ये उस समय जो गवर्नमेंट थी वो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स को यहां पे भारत में लेके आए। अब एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन मतलब उदारवाद, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो ये तीन सुधार, ये एलपीजी रिफॉर्म्स इसको कहा जाता है। तो ये तीन सुधार जो हैं वो 1991 में भारत में हुए, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज्यादा हुआ। ठीक है, गांधीवाद के समाज की तरफ से थोड़ा सा झुकाव मार्क्सवादी समाजवादी की तरफ भारत का देखा गया है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज हमने संप्रभुता और समाजवाद इन दोनों के बारे में समझा है। ठीक है, अब आगे हमारा जो अगले वर्ड्स होंगे वो स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, यानी कि इक्वलिटी और फ्रीडम, इन दो वर्ड्स को हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, उससे पहले उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब एलपीजी रिफॉर्म्स क्या था। अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरा थोड़ा डिटेल में समझाया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो इस पे हम एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, तो तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए और अगले आने वाले वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तो आने वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आगे समझने के लिए पहले लेक्चर्स को जाके देखिए प्लेलिस्ट में, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करिए तो वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। चलिए, तो धन्यवाद।